हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे भारत में बाह्य सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर। तो दोस्तों, यह पेपर 2 पार्ट 1 के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है। आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही सरल भाषा में सुस्पष्ट शैली में लिखे गए हैं। प्रश्नोत्तर शैली में आधारित होने के कारण आपको पढ़ने में सुविधा होगी, आपको याद करने में सुविधा होगी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मेंस की परीक्षा में कमेंट्री नहीं लिखी जाती है, हमें वहां उत्तर लिखना होता है। तो हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में आधारित हैं और प्रश्नोत्तर शैली में बनाने का उद्देश्य यही है कि आप वहां सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखें, ना कि कुछ भी लिखते रहें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर। तो बाह्य सुरक्षा से तात्पर्य क्या होता है? तो जब किसी राष्ट्र के विरुद्ध अन्य राष्ट्र या संगठन नकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं, जिससे उस राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ एकता व अखंडता को व्यापक तौर पर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम बाह्य खतरा कहते हैं। बाह्य खतरे से तात्पर्य क्या है, एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो जब किसी राष्ट्र के विरुद्ध अन्य राष्ट्र या संगठन नकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं, जिससे उस राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ एकता और अखंडता को व्यापक तौर पर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम बाह्य सुरक्षा कहते हैं। इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण के माध्यम से बाह्य खतरे को समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो भारत एक राष्ट्र है और अन्य राष्ट्र जो है वह पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान या अन्य राष्ट्र, या फिर अगर हम संगठन की बात करें तो जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन या कोई भी अन्य संगठन, तो वह भारत पर ऐसी नकारात्मक कार्रवाई करते हैं जिससे भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भंग होती है। साथ ही साथ एकता, अखंडता को व्यापक तौर पर क्षतिग्रस्त किया जाता है। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हैं वह बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह बाह्य खतरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बाह्य खतरे क्या क्या हैं? तो सीमा पार आतंकवाद। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की सीमा पर या राजस्थान वगैरह की सीमा पर पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद करते हैं। तो यह है सीमा पार आतंकवाद। इसके पश्चात है सीमा विवाद। तो हमें पता है कि ऑक्साई चीन और पीओके अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये दोनों ही सीमा विवाद से संबंधित मुद्दे हैं। इसके पश्चात है नार्को आतंकवाद। तो नार्को आतंकवाद यह धर्म से संबंधित आतंकवाद होता है। इसके पश्चात है साइबर अटैक। तो विभिन्न कंप्यूटर एजेंसियां जो होती हैं वह एक दूसरे की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। वैश्विक आतंकवाद। तो वैश्विक आतंकवाद भी यह एक बाह्य खतरे के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके पश्चात सीमा पार आतंकवाद की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो हमने देखा है कि 2001 में संसद पर हमला हुआ था, 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, 2008 में मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था और 2016 में उरी का हमला। तो यह सीमा पार आतंकवाद की प्रमुख घटनाएं हमें दृष्टिगोचर यहाँ पर होती हैं। इसके पश्चात है सीमा विवाद। तो सीमा विवाद के परिदृश्य में हम देखें अगर, तो भारत और चीन का गलवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित यह सीमा विवाद प्रमुख रूप से हमें दिखाई देता है। इसके पश्चात है भारत और नेपाल का। तो डोकलाम वगैरह के जो क्षेत्र हैं वह भारत और भूटान से संबंधित भी हैं। भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वह पीओके वाला क्षेत्र है। और भारत चीन में हम अक्साई चीन को भी ले सकते हैं, गलवान घाटी अरुणाचल प्रदेश, और इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं डोकलाम विवाद, जो कि भारत और भूटान से संबंधित है। तो इस प्रकार से यह सीमा विवाद से संबंधित कुछ मुद्दे हमें दिखाई देते हैं। इसके पश्चात है वैश्विक आतंकवाद। तो वैश्विक आतंकवाद को पढ़ने से पहले हमारी एक मुख्य सूचना है कि हमारे द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रारंभिक परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है।
तो हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों, शीघ्र अपनी सफलता को प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि से संबंधित नोट्स अवेलेबल हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टामोजो से परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित कंटेंट होगा तो वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं वैश्विक आतंकवाद पर। तो वैश्विक आतंकवाद के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं? ISIS, बोको हराम, अल-कायदा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे साइबर आतंकवाद क्या है। तो साइबर आतंकवाद है किसी कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर हमले की तुलना में आतंकी साइबर हमला देश का जो ढांचा रहता है, आधारभूत ढांचे को क्षतिग्रस्त अथवा गंभीर आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो साइबर आतंकवाद क्या है? यह किसी कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर हमले की तुलना में आतंकी साइबर हमला होता है जो किसी देश के अवस्थापना ढांचे को क्षति अथवा गंभीर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसे हम साइबर आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात है नार्को आतंकवाद। तो नार्को आतंकवाद के अंतर्गत जब नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाला धन आतंकी संगठनों के हाथ में पहुंच जाता है, तब यह नार्को आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। नार्को आतंकवाद क्या होता है? जब नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाला धन आतंकी संगठनों के हाथ में पहुंच जाता है, तब यह नार्को आतंकवाद कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे ड्रग्स वगैरह से जो भी पैसा आता है वह अगर आतंकवादी संगठनों के पास पहुंच जाता है तो उसे हम नार्को आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। बहुत से आतंकवादी संगठन ऐसे होते हैं जो नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करते हैं, तो उसे भी हम नार्को आतंकवाद के अंतर्गत देख सकते हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं हमारे प्रमुख बाह्य खतरों के अंतर्गत। तो हमारे जो सीमा पार आतंकवाद के रूप में हमने देखा कि 2001 में संसद हमला हुआ था, 2002 में अक्षरधाम मंदिर का हमला हुआ था, 2008 में मुंबई ताज होटल में हमला हुआ था और 2016 में उरी हमला हुआ था। तो इस प्रकार से हम सीमा पार आतंकवाद को देख सकते हैं। इसके पश्चात जो है सीमा विवाद। तो वर्तमान परिदृश्य में भारत चीन गलवान घाटी अरुणाचल प्रदेश का विवाद है, भारत नेपाल का विवाद है और भारत पाकिस्तान का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत प्रमुख विवाद है। इसके पश्चात है वैश्विक आतंकवाद। तो इसके जो प्रमुख संगठन है वह है ISIS, बोको हराम, अल-कायदा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान। साइबर आतंकवाद क्या होता है? तो किसी कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर हमले की तुलना में आतंकी साइबर हमला देश के अवस्थापना ढांचे को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही साइबर आतंकवाद के रूप में हमें रैंसमवेयर नामक एक कंप्यूटर वायरस सामने आया था जिसने कि अनेक देशों के आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त किया था। इसके पश्चात है नार्को आतंकवाद। तो नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाला धन जब आतंकवादी संगठनों के हाथ में पहुंच जाता है तो यह नार्को आतंकवाद कहलाता है। इसके पश्चात है हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे कि इन चुनौतियों को वर्तमान सरकार के लिए गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिससे निपटना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी बाह्य खतरे हैं उनसे निपटने के लिए वर्तमान सरकार के समक्ष एक मुद्दा बना हुआ है और इनसे निपटने के लिए भारत को संप्रभुता और सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आज बाह्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।